Okay. So today I'll be starting the crash course with the CD methodology. I'll be explaining everything in detail. I'm essentially going to be teaching you everything in detail. And then towards the end of the class, I'll solve some BCQs with you guys. I'll give you guys an idea of how the BCQs come. I'm going to share all the Viva questions on the WhatsApp group, share all the notes on the WhatsApp group. And yeah, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो obviously it's also my first time teaching CD after a really long time, and the research module is a little bit tricky. So we'll try to go over it, together, and hopefully, get it done साथ साथ. ठीक है. फिर उसके बाद we'll have one class on biostatistics. I think हमारी 2 से 3 classes तो हो ही जाएंगी. या हो सकता है 4 classes भी हो जाएं, पर कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द करा दूं ताकि फिर आप लोग कैट के लिए सेल्फ स्टडी कर सको. Can you guys see my screen? Is the screen share happening? Yes. Okay, perfect. So these are my notes for CD that I made personally. Now I'm going to go over everything in detail. Whatever is important, I'm going to tell you guys. Whatever is not important, I'm also going to tell you guys, so that when you guys study my notes for CD, you guys know exactly किस चीज पे कितना time लगाना है. ठीक है? अच्छा, I am going to keep pointing on all of you in the class. मैं सबको नाम नाम से बुला के पूछती रहूंगी, so be very interactive. ठीक है? अच्छा, सबसे पहले देखो जी, सीडी में रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है. भाई हम आखिर रिसर्च क्यों कर रहे हैं? किसने कहा था रिसर्च करने के लिए? क्यों हमने सोचा कि हम एक दिन रिसर्च को एक एक इतनी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट चीज बना लें, राइट? सो रिसर्च बेसिकली कलेक्शन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है डेटा की. आप डेटा कलेक्ट करते हो ताकि आप कुछ सवालों को आंसर कर सको और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इज अ सर्टेन मेडिकेशन वर्किंग टू ट्रीट एस्मा. ठीक है? इज ए इनहेलर वर्किंग टू ट्रीट एस्थमा. ये मैं ऐसे ही नहीं फिगर आउट कर सकती. मुझे इस चीज को सॉल्व करने के लिए कलेक्ट करना है डेटा, एनालाइज करना है उस डेटा को, और फिर इंटरप्रेट करना है उस डेटा को, राइट? सो दिस इज व्हाई रिसर्च एग्जिस्ट्स. ये सवाल वो अक्सर वाइवा में पूछती हैं कि रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है. सो आप बोलोगे कि मैम रिसर्च इज अ सिस्टमिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ताकि हम सर्टन सवालों को आंसर कर सके, सर्टन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, राइट? इसमें हम डेटा को कलेक्ट करेंगे एंड थ्रू दैट हमारे पास नॉलेज आएगी और एक थियोरी और एक प्रैक्टिस इनिशिएट होती है. इट इज क्रिटिकल इन मेडिसिन एज इट लीड्स टू न्यू डिस्कवरीज एंड improves people's lives by improving health and well-being. मल्टीपल वैक्सीन्स बनती हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोविड की वैक्सीन हो गई है, सब कुछ, इस सब के लिए डेटा कलेक्ट होता है, रिसर्च होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखा जा रहा है. सो दिस इज व्हाई रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेंटिस्ट्री और इन एनी फील्ड फॉर दैट मैटर. नाउ द सेकंड वाइवा क्वेश्चन दैट शी आस्क्स इज व्हाट इज अ रिसर्च प्रोटोकॉल. ये एज इट इज आप लोगों की स्टडी गाइड में ये वर्ड लिखा हुआ है, व्हाट इज अ रिसर्च प्रोटोकॉल. सो रिसर्च एंड प्रोटोकॉल दो अल्फाजों को हम जोड़ रहे हैं. रिसर्च की तो डेफिनेशन मैंने बता दी, सिस्टमिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. रिसर्च प्रोटोकॉल इज अ गाइड बुक फॉर रिसर्च स्टडी. बेसिकली इट टेल्स यू कि क्या इस रिसर्च में है, रिसर्चर कैसे कर रहा है इस रिसर्च को, रिसर्च ने किस तरीके से इस इशू को डिजाइन किया है, एंड व्हाट इज द बेसिकली द रिसर्च project going to be covering. So research protocol essentially has your question, which is your hypothesis, why your study is important, and how you are going to perform it. So what is a research protocol? It's kind of like a short summary of what and why you are carrying out a research, what's the significance of that research, why you intend to do it. ठीक है, आपकी significance क्या है research की. For example, अगर मैं you know एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पे रिसर्च कर रही हूँ जो कि कोविड के टाइम पे आई थी, तो क्यों मैं करी थी उस पर रिसर्च? क्योंकि एस्ट्राजेनेका वाज नॉट वर्किंग एज इफेक्टिवली एज फाइजर. तो उस पर रिसर्च करना जरूरी था कि उसमें कौन सी चीज है जो शॉर्ट कम कर रही है, जो शॉर्ट फॉल कर रही है, जो फाइजर में नहीं कर रही, राइट? तो दिस इज बेसिकली द पर्पस, कि आप अंडरस्टैंड करते हो कि आपकी चीज की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए आप रिसर्च करते हो. प्रोटोकॉल आप डिजाइन इसलिए करते हो, ये बिल्कुल ऐसे है कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं एक डॉक्यूमेंट क्यों डिजाइन करूंगी? फॉर एनीथिंग, फॉर एनीथिंग एट ऑल, क्या कि मैं प्रूव कर सकूं उसको एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट. सो रिसर्च प्रोटोकॉल की पर्पस ये होती है कि आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सको, राइट? यू हैव टू हैव इट ऑल रिटन डाउन, यू नीड टू हैव इट ऑल मेंशन, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग इट, हाउ यू आर डूइंग इट. सो यू कैन अप्लाई फॉर फंडिंग. नंबर वन पर्पस ऑफ रिसर्च प्रोटोकॉल, टू अप्लाई फॉर फंडिंग. क्योंकि जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं
इतनी इतनी बड़ी वैक्सीन पे, इतने इतने बड़े टाउन्स में, ठीक है ना, उसमें इक्विपमेंट चाहिए होती है, उसमें डेटा कलेक्शन के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, उसमें एक टीम चाहिए होती है, तो उन लोगों को पैसों की भी जरूरत होती है. सो यू नीड फंडिंग. You need to ensure the investigators complete study as planned and so that others can repeat the same study. अब ये नहीं है कि अगर मेहर ने एक रिसर्च कर ली तो वो रिसर्च बस मेहर की होके रहेगी. नहीं, मेहर डिड रिसर्च, अब मेहर के बाद मेरे 100 साल बाद कोई और आएगा, हो सकता है वो बंदा या बंदी उसी टॉपिक पर वापस से रिसर्च करे to see what is the development, to see what is the changes, because the world is evolving with time, with technology, right? So also, not only do you need it to apply for funding, you also need it so others can get enabled to repeat the study according to the same formula that you used, right? And to clarify the research questions for ethical considerations भी आपकी purpose होती है, ठीक है? So I covered two things. What is research? रिसर्च प्रोटोकॉल क्या है एंड क्यों हम रिसर्च प्रोटोकॉल रखते हैं फंडिंग के लिए अप्लाई करने के लिए, ताकि दूसरे लोग रिसर्च को रिपीट कर सके, एंड एथिकल कंसिडरेशंस के लिए. एम आई सो फार क्लियर और इज दिस गोइंग ओवर एवरीवनस हेड? इज इट क्लियर? जस्ट शो मी अ थम्स अप इफ यू गाइस आर गुड विद दिस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से. वाइवा में इसी तरीके से उनको बोल के उनको समझाना है. दैट्स व्हाट शी इज लुकिंग फॉर. शी इज लुकिंग फॉर सर्टेन कीवर्ड्स लाइक ओ सिग्निफिकेंस, सिस्टमिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन. You say these words and she will be sold. Number one. Number two, you need to know what you're saying. You need to explain it. वो मुझे आज भी आदत ने मुझसे यही पूछा था कि मैं क्यों करते हैं रिसर्च, प्रोटोकॉल की क्या नीड है. तो मैंने कहा मिस प्रोटोकॉल की मैं बता रही हूँ मुजम्मिल, प्रोटोकॉल की नीड ये है कि वो रिसर्च स्टडी का प्रोटोकॉल एक गाइड बुक है. गाइड बुक मिस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके थ्रू हम अपनी सिग्निफिकेंस, अपना क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस और हम रिसर्च कैसे परफॉर्म करेंगे वो बता सकते हैं. मिस उसके थ्रू हमारे पास हर चीज एक प्रोटोकॉल में जब होती है तो हम आसानी से फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हम जो है वो फ्यूचर जनरेशन वो रिसर्च रिपीट कर सकती हैं, क्लैरिफाई कर सकती हैं अपने क्वेश्चन को, और एथिकल कंसिडरेशंस को भी हम इस तरीके से टैप कर सकते हैं. अब खुद सोचो, अगर अंजल सोच रहे कि अंजल ने रिसर्च करनी है अलाइनर्स पे, ठीक है, तो अंजल ऐसे ही उठ के थोड़ी नहीं मतलब जियाउद्दीन को बोलेगी कि यार मुझे जरा 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, मैं जरा रिसर्च करी हूँ. ऑफ कोर्स नॉट. देयर इज अ प्रोसेस, राइट? देयर इज अ प्रोटोकॉल. अंजल के पास एक पूरी टीम होगी, अंजल के पास साइंटिस्ट होंगे. इसी तरीके से तुम लोग समझोगे जब तुम लोगों को मैं एग्जांपल बनाऊंगी. अंजल के पास पूरी चीज कलेक्टेड होगी, फिर वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल लेके जाएगी, एक गाइड बुक लेके जाएगी कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज माय हाइपोथेसिस, दिस इज हाउ आई विल परफॉर्म इट. मैं मतलब क्रॉस सेक्शनल कर रही हूँ या मैं केस कंट्रोल कर रही हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ, तो इस तरीके से मुझे चाहिए और मुझे इतनी फंडिंग की नीड है, राइट? समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ research may we always plan a research question, then we basically identify what sources we need to answer that research question. ठीक है, now how do you basically have a research question या आप अपना research question plan कैसे करते हो is via PICO. PICO is the best way to aid refinement of a question. For example, मेरे दिमाग में एक सवाल है कि why do people get scared on the dental chair? Now, this is a very vague and a very stupid question. कि why do people get scared on the dental chair? But if I make it specific, कि why do people or patients feel anxiety when entering the Ziauddin Dental OPD, that would still make sense. Or why do old age group people feel anxiety when entering the dental OPD in Karachi, Pakistan? That would make sense. I have to formulate my question. I have to have a refined question. तो वो क्वेश्चन आप बनाते हो पीको के थ्रू. वो अक्सर वाइवा में पूछते हैं कि पीको क्या है. सो पीको स्टैंड्स फॉर पी पेशेंट और पॉपुलेशन, आई इंटरवेंशन, ठीक है, सी कंपैरिजन मीनिंग आर यू कंपेयरिंग टू बॉडीज और आर यू नॉट इंटरवीनिंग, एंड डी आउटकम कि मतलब अच्छा इवेंचुअली उसका आउटकम क्या है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली बनता है. एंड आई एम श्योर आप लोग खुद रिसर्च कर रहे हो तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस भी पीको की बुनियाद पर ही बनाए होंगे. तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो. ठीक है, अच्छा इन चीजों को मैं थोड़ा सुपरफिशियली इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों के पेपर में ये इतना बीसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता, ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट? बीसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी डिजाइन इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं ऑब्वियसली ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी. ठीक है, नोट्स तुम लोग को मिल जाएंगे तो फिर ये सब कुछ तुम लोग देख लेना. कंपोनेंट्स आर ऑलवेज द टाइटल, इंट्रो, बैकग्राउंड, रिसर्च क्वेश्चन, रैशनल, एम्स, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, एंड देन द एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल राइटिंग. दिस इज व्हाट इट इज, द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटोकॉल. ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली डॉक्टर अबिहा की स्लाइड से लिखा था. फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई न्यू स्लाइड है तो आप लोग उससे भी डबल चेक कर सकते हो. ठीक है, हाइपोथेसिस दो किस्म की होती है. हमारे पास नल हाइपोथेसिस होती है एंड हमारे पास ये दूसरी वाली हाइपोथेसिस होती है, इसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है. बट एक में
जो है वो देर इज नो डिफरेंस, दूसरे में जो है वो देर इज अ डिफरेंस। हाइपोथेसिस में आप लोगों को बायोस्टेटिस्टिक्स में डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो अभी आई एम जस्ट गोइंग ओवर इट सुपरफिशियली, ठीक है। अच्छा, जो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल है वो मेरे प्रॉफ के वाइवा में, आई रिमेंबर शी हैड दीज लिटिल चिट्स एंड शी वाज लाइक इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो। सो यू शुड नो कि पहले टाइटल आएगा, फिर इंट्रो आएगा, फिर बैकग्राउंड आएगा, फिर रिसर्च क्वेश्चन आएगा, फिर रैशनल, फिर एम्स ऑब्जेक्टिव्स। इतना भी कर दोगे ना तो शी विल बी हैप्पी, ठीक है। फिर बैकग्राउंड में क्या आ जाता है ये सब पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीजें मेंशन होती हैं, इसमें आपका रैशनल होता है, इसमें आपकी हाइपोथेसिस होती है, वो सारी चीजें होती हैं। नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, H1 इज ऑल्टरनेट एंड H0 इज नल, बट ये मैं बायोस्टेटिस्टिक्स में डिटेल में कराऊंगी। फिर methodology is your study design. This is the most important thing. This is what I want to spend today's class on. कि what is the methodology that we are using, right? There are different research study designs. Now, बेसिकली वी हैव टू स्टडी द फ्री, ये मैं तुम लोग को अभी 2 सेकंड में कराती हूँ, बट एक जेनेरिक आइडिया तुम लोग को ये बता देती हूँ कि अगर कोई नई डिजीज इमर्ज करती है तो उसको केस रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। कोई भी नई डिजीज है तो उसको केस रिपोर्ट कहेंगे। हमें कोई नई ट्रीटमेंट करनी है, कोई नई बीमारी को क्योर करना है तो हम हमेशा क्लिनिकल कम्युनिटी ट्रायल्स करेंगे। हमें कोई प्रोग्नोसिस देखनी है किसी डिजीज की कि वो डिजीज वक्त के साथ साथ बढ़ के कैसी होती है, तो हम कोहॉर्ट करते हैं। प्रोस्पेक्टिव अभी छोड़ दो, बस कोहॉर्ट याद कर लो, ठीक है। हमें कोई रिस्क के फैक्टर्स देखने कि किस रिस्क फैक्टर की वजह से कोई डिजीज होती है, तो हम अगेन केस कंट्रोल या कोहॉर्ट करते हैं। हमें किसी डिजीज की फ्रीक्वेंसी इन करंट टाइम पढ़ने तो हम क्रॉस सेक्शनल करते हैं। मैं ये पूरा का पूरा एक एक रिसर्च का स्टडी डिजाइन डिटेल में भी आप लोगों को 2 मिनट में समझाऊंगी। आई जस्ट वांट टू रैप अप दिस जेनेरिक ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ रिसर्च फर्स्ट, ठीक है। फिर स्टडी ड्यूरेशन, सैंपल साइज, सिलेक्शन क्राइटेरिया, डेटा कलेक्शन टूल, ये सब आप लोगों ने मेरे नोट से बस एक दफा रीड कर लेना है, ठीक है। ओके, अच्छा। अब फिर बजट आ जाता है, टाइमलाइन होती है जो कि गैंट चार्ट होती है, रेफरेंसिंग स्टाइल होता है जो कि या हार्वर्ड होता है या वैंकूवर होता है। ये सारा आप लोगों ने बस नोट से रीड कर लेना है, प्रोटोकॉल की वायलेशन रीड कर लेना, यू शुड बी गुड, ठीक है। नाउ कमिंग राइट हियर, आई एम गोइंग टू नाउ जस्ट स्ट्रेस अ लिटिल बिट ओवर द रिसर्च स्टडी डिजाइन्स, ठीक है। तो रिसर्च हो गई, रिसर्च इज अ सिस्टमिक कलेक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यही चीज मैंने अभी बताई थी, ठीक है। अब ये आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, रिसर्च प्रोटोकॉल क्या है ये आप लोगों ने देख लिया, ये सारा मैंने आप लोगों को करा दिया। पीको ये क्या है ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया। कंपोनेंट्स इन रिसर्च प्रोटोकॉल, टाइटल, बैकग्राउंड, एम्स, ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को करा दिया। मेथडोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ये देखो, these are all the different research styles: animal research, case reports, case series, case control, cohort, randomized control, and finally systemic reviews and meta analysis. So this triangle you guys should know how to make. This triangle you should know by heart. Systemic review and meta analysis is the most core and the most reliable research, एंड ये एनिमल रिसर्च है, ये जो टेस्ट ट्यूब रिसर्च होती है, ये लीस्ट रिलायबल रिसर्च होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि दिस इज हाउ यू बेसिकली सी योर रिसर्च इन जनरल। हमारे पास नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल होती है। एक्सपेरिमेंटल जो होती है उसमें बेसिकली आप इंटरवेंशन करते हो, मतलब आप उसमें जो है वो आपकी एक पूरी इंटरवेंशन होती है, उसमें आपके ट्रायल्स होते हैं, वो सब कुछ होता है। तो उसमें आपकी रैंडमाइज्ड रिसर्च होती है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स या कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, एंड नॉन रैंडमाइज होते हैं जिसमें कॉसी, एक्सपेरिमेंटल या कम्युनिटी ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। इसका इतना नहीं पूछते, पूछते यहां से है जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्वेशनल। अब ऑब्जर्वेशनल में हमारे पास जो है वो दो चीजें होती हैं, एनालिटिकल या फिर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज आ जाता है, ठीक है। एंड हमारे पास, ओके ओके, आई स्लो डाउन। एंड एनालिटिकल में जो है वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल या कोहॉर्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर हम रिसर्च करते हैं ऑब्जर्वेशनल में तो हमें दो चीजों का बारे में पता होना चाहिए, इट्स ईदर डिस्क्रिप्टिव और इट्स एनालिटिकल, ठीक है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं वापस से यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वाला पार्ट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इट्स ईदर डिस्क्रिप्टिव और इट्स एनालिटिकल। तो डिस्क्रिप्टिव क्या होगा, ये केस रिपोर्ट, केस सीरीज। एनालिटिकल कौन से होते हैं, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट, ठीक है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। एनीथिंग दैट इज लाइक एन एनालिटिकल डिजाइन, उसमें आप कंपैरिजंस कर रहे होते हो, ठीक है। सो दैट्स लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को एक ओवरऑल दे दिया इसका रिव्यू, अब हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास आ जाती है क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। नाउ क्रॉस सेक्शनल का दूसरा नाम क्या है, प्रिवेलेंस या फिर स्नैपशॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बीसीक्यू आता है, पहला पहला मैंने, ठीक है।
कि क्रॉस सेक्शनल का दूसरा नाम क्या है? प्रिवेलेंस और स्नैपशॉट। ठीक है, इज एवरीवन विद मी सो फार? सो फार सो गुड। इसमें हमारे पास एक्सपोजर एंड डिजीज होती है, या एक्सपोजर होता है डिजीज नहीं होती, या एक्सपोज नहीं होता डिजीज होती है, या एक्सपोजर एंड डिजीज दोनों नहीं होती। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, ये होता है प्रेजेंट टाइम के अंदर। व्हेन डज इट हैपन? इन प्रेजेंट टाइम। तो इस रिसर्च की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपके प्रेजेंट में होता है, क्रॉस सेक्शनल। व्हेन डज इट हैपन? इन योर प्रेजेंट, मीनिंग आज की तारीख में, नॉट टुमारो, not yesterday, today. Okay, this is short term, few resources, less statistical analysis, more easily controlled, design is less complex, data is useful for conducting and planning out health services and medical programs. So इसका data useful जरूर होता है, पर इसके डेटा में इतना कोई सिस्टमिक एनालिसिस भी नहीं होता। ठीक है, इसके डेटा में इतने रिसोर्सेज भी नहीं यूज होते, ये शॉर्ट टर्म होती है, एंड इसका डिजाइन भी कम कॉम्प्लेक्स होता है। दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिलेटिवली कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई ओके सी चीज है, तो उस पर मैं आसानी से क्रॉस सेक्शनल कर सकती हूँ इन प्रेजेंट टाइम, एंड आई कैन कलेक्ट माई डेटा एंड आई कैन मेक अप अ रिसर्च स्टडी। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इट ओनली represents those surveyed. It identifies the prevalence, not the incidence. It's often not possible to establish a temporal relationship between the exposure and onset. Meaning कि एक चीज की वजह से जो दूसरा रिएक्शन हो रहा है, क्या ये कंफर्म हो रहा है इसकी वजह से कि नहीं हो रहा, हम ये कंफर्म नहीं कर सकते। Why can we not be 100% sure? क्योंकि हम इसको सिर्फ प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि किसी वैक्सीन की वजह से कोई मरता है, तो मुझे फ्यूचर तक रिसर्च कैरी ऑन करनी है, उस बंदे की पूरी जिंदगी देखनी है, राइट? बट यहाँ पे आप ऐसे नहीं करें, यू आर ओनली डूइंग इट इन प्रेजेंट टाइम। आप उस बंदे का सिर्फ और सिर्फ आज देख रहे हो। सो प्रेजेंट टाइम में यू कैन नॉट ड्रॉ आउट अ टेम्पोरल रिलेशनशिप, यू कैन नॉट एस्टैब्लिश a causal relationship, you can only be suggestive of causation। क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कि शायद XYZ चीज की वजह से Z रिएक्शन आया, बट यू कैन नॉट बी कंफर्म कि इसी एक्सपोजर की वजह से यही डिजीज हुई। तो आप सिर्फ प्रेजेंट टाइम में इसको एज अ स्नैपशॉट देख रहे हो। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हो गए, ये डिसएडवांटेजेस हो गए इसके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आके भी देख लेते हैं। आई एम गोइंग थ्रू टू नोट्स बिकॉज आई नो कि तुम लोगों की बहुत वाट लगी हुई, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं हर चीज तुम लोगों को बहुत मतलब डिटेल से करा दूं। ये देखो, ये तो हमारी क्रॉस सेक्शनल है। ठीक है, डिफाइंड पॉपुलेशन, यही एडवांटेजेस है। शॉर्ट टर्म, फ्यूअर रिसोर्सेज, लेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा इज यूज लेस, आइडेंटिफाइज द प्रिवेलेंस नॉट इंसिडेंट्स। तो इंसिडेंट्स का तो सीन नहीं है ना इसमें। ठीक है, ऑफ्टन नॉट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश अ टेम्पोरल रिलेशनशिप। मेरे नोट्स में भी सेम चीज लिखी है, बट जस्ट फिर भी फॉर द सेक ऑफ यू गाइस मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को ये टेक्नोलॉजिकल वाले नोट्स भी दिखा दूं, इन केस दिस वर्क्स बेटर फॉर एनीवन। ठीक है, अच्छा, can anybody tell me what's incidence and what is prevalence? Because that's a really important concept that you guys should know. Does anybody know? Just give it like a shot. The worst that can happen is you're going to be wrong and I'll correct you. There's no harm in like trying. Anybody? Nobody wants to attempt telling what is incidence and what is prevalence. Okay, then I'll explain it. So basically, incidence is the rate at which a new event is to take place in a defined population. ठीक है? Does that make sense? कि किस रेट पे एक इवेंट ने टेक प्लेस करना है इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। सही है? एंड प्रिवेलेंस इज द नंबर ऑफ इफेक्टेड persons present in the population at a specific time। ठीक है, मैं ये दोनों डेफिनेशंस भेज भी दूंगी ग्रुप पे, ये मेरे नोट्स में कहीं लिखी हुई भी हैं, इट्स जस्ट लिटिल हेयर एंड देयर। बट प्रिवेलेंस का मतलब ये होता है, देखो इसेंशियली इंसिडेंस वर्सेस प्रिवेलेंस अगर देखें, तो इंसिडेंस इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज, prevalence is the number of all cases of the disease in a present time. So now you understand why cross-sectional can identify prevalence but not incidence. क्यों? क्योंकि incidence क्या है? मैं फिर से repeat कर रही हूँ. Incidence is the new cases. Prevalence is the cases for a certain period of time, all those gathered existing cases. तो existing cases का तो आपको समझ आ जाता है क्रॉस सेक्शनल क्या कह रहा है, बट
न्यू केसेस का आप नहीं पता लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये तो प्रेजेंट टाइम में, न्यू केस तो शायद कल आए, परसों आए, तरसों आए, 3 साल बाद आए, 3 सेंचुरी बाद आए। तो मैं तो तब तक नहीं होंगी ना रिसर्च करने के लिए, ना ही मेरी टीम फॉलो अप कर रही है फ्यूचर में। वी आर नॉट फॉलोइंग अप, वी आर जस्ट डूइंग अ स्नैपशॉट। सो दिस इज प्रिवेलेंस स्टडी एसेंशियली, कि ये करंट टाइम में। तो अब आप लोग अपने दिमाग में एक छोटा सा माइंड मैप बना लो कि अगर बीसीक्यू आए और उसमें लिखा हुआ हो कुछ भी इंसिडेंट्स के बारे में, तो क्रॉस सेक्शनल तो आउट हो गया ना, किताब से ही आउट हो गया, क्रॉस सेक्शनल का तो सीन ही नहीं है, उसकी तो सिलेक्शन ही नहीं हुई, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल तब आएगा जब बात हो रही है प्रेवेलेंस की, बात हो रही है किसी भी शॉर्ट टर्म चीज की, बात हो रही है करंट टाइम की, बात हो रही है स्नैपशॉट की, बात हो रही है कम रिसोर्सेज की, ठीक है। जब भी इंसिडेंट्स का वर्ड आता है, इंसिडेंट्स मींस कि एक रिसर्च की गई और उसके थ्रू पता चला कि न्यू कुछ डिजीज के केसेस डेवलप हुए, वहां पे भैया इट कैन नॉट बी क्रॉस सेक्शनल, it can be cohort, it can be case control, it cannot be cross sectional. Am I clear with this? क्रॉस सेक्शनल के ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Am I clear over here? Is everybody clear with this? I'll repeat it. Cross sectional, number one, it is in present. It is not in the past, not in the future, it's in your present. Number two, इसमें सिर्फ और सिर्फ prevalence होती है. What do I mean by prevalence? Prevalence are the current existing cases of a certain period of time. Current existing cases of a certain period of time, no new case. Incidence is new cases. यहाँ पे incidence का सीन ही नहीं है, ठीक है? This is short, this has few resources, and this is also known as snapshot or the prevalence study. Is this clear? Ali, Anzal, Anshra, Maheen, Mohib, Adina, clear? Everyone's good with this? यही चीज थी जो तुम लोग को अंडरस्टैंड करनी थी, ठीक है। यहां तक भी अगर तुम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है ना, तो तुम लोग इसके क्वेश्चन समझ लोगे। क्लियर है? गाइस थोड़ा सा प्लीज क्लास को इंटरैक्टिव करो, अगर तुम लोग साथ साथ रिस्पॉन्स देते रहोगे तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम लोग को समझ आ रही है, एंड दैट्स जस्ट गोना एड द वे आई टीच। सो आर यू गाइस क्लियर विद क्रॉस सेक्शनल? कैन समवन जल्दी से समराइज कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है? आई विल पिक समवन। दीना, कैन यू समराइज कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया जल्दी से, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शनल के बारे में, स्टडी डिजाइन नंबर 1। Okay, so cross-section के बारे में we studied about incidents, which is new cases, and prevalence, which is current cases of existing time. And what else? नो इंसिडेंट्स, ओनली प्रिवेलेंस, इट्स इन प्रेजेंट Only prevalence. ना, Present time, and yeah, it's also called like snapshot study. वेरी गुड, इट्स इन प्रेजेंट टाइम। और फिर ये जो बाकी सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, यू शुड नो दीज बाय हार्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है केस कंट्रोल। नाउ केस कंट्रोल बिगिंस विद पीपल विद अ डिजीज एंड इट कंपेयर्स देम विद पीपल विदाउट अ डिजीज। तो यहाँ पे यू कैन मेक अ कॉजेशन बिकॉज आप कंपैरिजन कर रहे हो। सो यू हैव पीपल जिनको डिजीज है, पीपल विदाउट डिजीज। सो केस कंट्रोल इज लाइक आई एम कंपेयरिंग अ पर्सन विद डायबिटीज एंड अ पर्सन विदाउट डायबिटीज। दैट इज व्हाट केस कंट्रोल इज, ठीक है। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है? इट्स क्विक, इट्स इनएक्सपेंसिव, इट्स यूजफुल डिजाइन फॉर स्टडीइंग रेयर डिजीजेस। इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को आप देखते हो, ठीक है। एंड इसमें आप कॉम्प्लेक्स इटियोलॉजीज को अंडरस्टैंड कर लेते हो। डू यू गाइस नो व्हाट द वर्ड इटियोलॉजी मींस? इटियोलॉजी मींस कॉजेज, मुख्तलिफ कॉजेज और मुख्तलिफ डिजीजेस को आप लोग अंडरस्टैंड कर लेते हो व्हेन यू डू केस कंट्रोल, ठीक है। Now, case control, जो है वो it's difficult to establish a temporal relationship and you cannot calculate the incidence rate. Why do you think you cannot calculate the incidence rate? Because it's talking about the diseases which already again exist. किसी को disease already है और किसी को disease नहीं है, ठीक है। तो हम उन दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता मेहर हैज हेपेटाइटिस सी, अल्लाह ना करे, ठीक है, एंड अंजल डज नॉट हैव हेपेटाइटिस सी। अब लाइबा मरियम इज द रिसर्चर और लाइबा मरियम ने कहा है कि मैं मेहर और अंजल जैसे लोगों पे रिसर्च करूंगी। तो लाइबा बिठाएगी हेप सी वाले लोगों को और लाइबा बिठाएगी नॉन हेप सी वाले लोगों को, और उन पे लाइबा रिसर्च करेगी, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक अ केस कंट्रोल। अब लाइबा देखेगी कि कौन सी रीजंस है, कौन से रिस्क फैक्टर्स है जिससे खुदा ना खास्ता किसी को हेपेटाइटिस सी हो सकता है। बट लाइबा इज नॉट बीइंग एबल टू टेल द इंसिडेंट्स के न्यू केसेस कैसे डेवलप हो रहे, वो नहीं पता लगा सकी, क्योंकि लाइबा इसको फ्यूचर में नहीं करी, वो सिर्फ करंट केसेस को कंपेयर करी है या कोई पास्ट के केसेस को लेके आ रही है, ठीक है। अदीना, यू हैव अ क्वेश्चन? Oh, yeah, I do. Can you brief a little bit about temporal relationship? I'm a bit confused.
टेम्पोरल रिलेशनशिप इज इन ब्रैडफोर्ड हिल्स क्राइटेरिया, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा भी देती हूँ, इट्स राइट हियर, ये देख लो, एक सेकेंड. Okay. Causation is basically one factor contributes to the development of another factor. Association is observation, जो भी कुछ चीज observe होती है. Temporal relationship इसके अगर एक चीज की वजह से एक और चीज होती है. मतलब for example, cigarette causes lung cancer. This is a temporal relationship. समझ रही हो? या a lot of coffee, coffee can cause pancreatic disease. ठीक है? So it is if it is clear that a factor is believed to cause a disease or exposure to a certain factor causes a disease, that is a temporal relationship. ठीक है? समझ आ गई? Yeah, got it. Thank you. नो प्रॉब्लम. अच्छा, अब मैं कमिंग बैक टू वेयर आई वाज, मैं आप लोगों को बता रही कंट्रोल. केस कंट्रोल बिगिंस विद पीपल विद द डिजीज, कंपेयर्स देम टू पीपल विदाउट द डिजीज. रिलेटिवली क्विक एंड इनएक्सपेंसिव, यूजफुल स्टडी डिजाइन फॉर रेयर डिजीजेस, मोस्ट पावरफुल फॉर कॉम्प्लेक्स इटियोलॉजीज. इतना भी पता हो तो बहुत है गाइस. तुम लोग बहुत सर पे सवाल करते हो, तुम लोग को अगर ये पॉइंटर्स पता होंगे और क्लियर माइंड के साथ जाओगे तो तुम लोगों को पीसीक्यू सॉल्व कर सकोगे. 100 रिसोर्सेज से पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे. ठीक है? इसमें रेयर एक्सपोजर्स अच्छे से पता चल जाते हैं, लेकिन इसमें अगेन टेम्पोरल रिलेशनशिप का नहीं पता चलता है, इंसिडेंस रेट्स का भी नहीं पता चलता. व्हाई? बिकॉज लोगों को ऑलरेडी डिजीज है, मैं न्यू डिजीज के बारे में नहीं पता लगा सक रही. ठीक है? इज दिस क्लियर? एवरीथिंग गुड सो फार? अच्छा, अब आई कम टू कोहॉर्ट. दो स्टडी डिजाइन हमने कर लिए, क्रॉस सेक्शनल जो कि प्रेजेंट में है, केस कंट्रोल, एंड अब हम कर रहे हैं कोहॉर्ट. कोहॉर्ट इसेंशियली जो होता है, इसमें जो है वो आप फ्यूचर में बात कर रहे होते हो. कहाँ बात कर रहे होते हो? व्हेन यू आर डूइंग कोहॉर्ट यू आर बेसिकली इन द फ्यूचर. ठीक है? एंड इसमें जो है वो हम इंसिडेंस पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक इंसान की फ्यूचर तक जिंदगी देखते हैं कि क्या इस XYZ बंदे को डिजीज होती है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मैं रिसर्च करती हूँ ऑन अ पर्सन हु इज स्मोकिंग सिंस दे वर 10 years old. मैं उस इंसान पे या उस ग्रुप ऑफ पीपल पे रिसर्च करूंगी फॉर अनदर 15 years टू सी कि क्या इस बंदे को 40 साल तक कोई एस्थमा या कोई कॉफ डेवलप होती है. देन आई विल डू इट फॉर अनदर 20 years टू सी कि क्या इस बंदे को लंग कैंसर डेवलप होता है. सो दिस इज कोहॉर्ट, कि आप फ्यूचर तक एक बंदे के साथ जा रहे हो. दैट इज द कोहॉर्ट स्टडी. इसमें आप रिलेटिव रिस्क देखते हो, विच मीन्स इंसिडेंस अमंग्स एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड. ये कैलकुलेशन कभी पेपर में नहीं आती. ठीक है? You just need to know the formula. ठीक है? This is suitable for interval between exposure and development, not useful to study uncommon diseases or disease of long latency. Example, hepatocellular carcinoma or something like that. Loss of follow-up can happen. तो कोहॉर्ट में मसला क्या होता है कि ये आप फ्यूचर में कर रहे हो, आगे तक लेके जाते हो, तो इसमें कभी कभी फॉलोअप लूज हो जाता है. मतलब अगर मेहर ने रिसर्च स्टार्ट की, अब मेहर ने 30 साल रिसर्च की, फिर मेहर ने छोड़ दी, तो अब मेहर का इतना डेटा 30 साल का कलेक्ट किया था, बट शी डिडंट रीच अ कंक्लूजन. राइट? सो इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें फॉलोअप अक्सर लूज हो जाता है. दिस इज अ डिसएडवांटेज. एडवांटेजेस मैंने आप लोगों को बता दी. अब इसमें एक एग्जाम्पल है, अगर आप लोग ये एग्जाम्पल वाया में बोल दो कि शी बी वेरी हैप्पी. द फ्रामिंघम हार्ट स्टडी. This was a long-term ongoing CVS study in Framingham, Massachusetts, which started in 1948 with 5,009 people, and it's currently in its third generation. मतलब 3 generations तक उन्होंने लोगों के हार्ट को स्टडी किया, डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स, डिफरेंट एक्सपोजर्स, डिफरेंट इंसिडेंट्स, न्यू डिजीजेस को देखने के लिए. 3 generations तक 1948 में स्टार्ट की थी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोहॉर्ट, फ्यूचर बेस्ड. ठीक है? ओके, अब मैं इन तीनों को वापस से एक दफा आप लोगों के साथ रिपीट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. ठीक है? आई वोंट गो वेरी फास्ट, आई विल जस्ट गो थ्रू दिस वेरी स्लोली. ठीक है? तो यही आ गया आप लोगों के कि आपको क्या पता होना चाहिए. आपको अपनी स्टडी डिजाइन पता होना चाहिए, आपको स्टडी डिजाइन के ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, वो सब. ये आपके डिस्क्रिप्टिव वाले, ये आपके एनालिटिकल वाले. अब क्रॉस सेक्शन को कुछ लोग डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, कुछ लोग एनालिटिकल कहते हैं. पर्सनली आई बिलीव इट फिट्स बोथ. ठीक है? बट आपका केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट 100% एनालिटिकल होता है. उसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होता है, उसमें आपको प्रॉपर इंटरवेंशन और कंपैरिजन करना होता है. दिस इज एवरीथिंग अबाउट क्रॉस सेक्शनल. एक्सपोजर एंड आउटकम आर डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली. यू कैन जनरेट अ हाइपोथेसिस. ठीक है? इट डिटरमिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज. ठीक है? इसके एडवांटेजेस आई थिंक मैं 4 दफा करा चुकी हूँ. आई एम नॉट गोइंग ओवर देम अगेन. और ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं. यू आर ऑफ्टन नॉट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश अ टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम, बट यू कैन बी सजेस्टिव ऑफ इट. आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ शायद पान खाने से किसी को ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम में वो देख रहे हो, बट आप श्योर नहीं हो सकते क्योंकि आपने उस बंदे को फ्यूचर तक फॉलो अप नहीं किया. ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर केस कंट्रोल, इट बिगिंस विद पीपल विद अ डिजीज एंड इन कंपेयर्स देम टू पीपल विदाउट अ डिजीज. ठीक है?
It identifies the association. Association exists. The next step is to develop whether it is likely to be causal. For example, गुटखा consumption and oral submucous fibrosis. कि मतलब गुटखा खाने से किसी को oral submucous fibrosis होता है कि नहीं, तो मैं कंपेयर करूंगी गुटखा खाने वालों को विद नॉन गुटखा खाने वाला, ठीक है। Again, इसके advantages, disadvantages मैंने already करा दी. You guys just have to superficially memorize it. You cannot calculate the incidence here as well. ये पढ़ लेना. This is the one where you can calculate the incidence, जिसको relative risk कहते हैं. Incidence among the exposed over the incidence among non-exposed. ठीक है? And this is the cohort. This happens all the way in the future. You just need to know the formula. You do not have to actually calculate it. For example, smokers are at more risk of developing coronary heart diseases compared to non-smokers. कंपैरिजन इधर भी हो सकता है, लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक कंपैरिजन है. केस कंट्रोल में करंट टाइम का या पास्ट का कंपैरिजन था, ठीक है, लेकिन कोहॉर्ट हमेशा आगे तक जाएगा, 4, 10, 20 साल आगे तक जाएगा, ठीक है. तो दैट इज व्हाट कोहॉर्ट एसेंशियली इज. फॉर एग्जांपल, इफेक्ट्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज ऑन द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन. अब ये अगर इफेक्ट होता है कि नहीं होता, ये इसको आगे तक देखेंगे, सिर्फ आज में नहीं देखेंगे, इसको फ्यूचर तक कैरी ऑन करेंगे, ठीक है. मैंने आप लोगों को इसका बेस्ट एग्जांपल बता दिया है. आप लोगों ने, अगर आप लोगों से कोई कोहॉर्ट का पूछेगा तो आप लोग किसका बताओगे? फ्रैमिंघम हार्ट स्टडी का बताओगे, जो मेरे नोट्स में, ये देखो यहाँ पे आ गई. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, दिस इज हर फेवरेट एग्जाम्पल. यू टॉक अबाउट दिस, यू आर एबल टू टेल दिस, शी विल बी हैप्पी, ठीक है. फिर हमारे पास गाइस आ जाता है रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें न्यू एंड ओल्ड ट्रीटमेंट्स होती हैं. रैंडमाइजेशन इज अ मेथड बेस्ड ऑन चांस अलोन बाय व्हिच स्टडी पार्टिसिपेंट्स आर असाइंड टू अ ट्रीटमेंट ग्रुप. मीनिंग कि मैं सिर्फ और सिर्फ चांस या विदाउट एनी बायस एक डाइस को फॉर एग्जांपल रोल करके लोगों को डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप्स में डालूंगी और उन पे फिर आप डिफरेंट ट्रायल्स करते हो, ठीक है. इससे ज्यादा इसमें वो इतने सवाल नहीं पूछती, बट यू शुड नो दैट दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है. डॉक्टर सिद्रा ज्यादा सवाल क्रॉस सेक्शनल, कोहॉर्ट और केस कंट्रोल के देती हैं. रैंडमाइजेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. ये फेजेस आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करने की जरूरत है, ये इतना कोई पूछता नहीं है. यू जस्ट नीड टू हैव अ जेनेरिक आइडिया ऑफ दीस फेजेस, ठीक है. तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आप लोगों के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं. इसको बस नोट से पढ़ लेना. सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड क्या होता है? अगेन समथिंग फॉर वाइवा दैट यू नीड टू रीड, कि किस तरीके से बेसिकली हम बायस को अवॉइड करते हैं, ठीक है. मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ. हमने एक चीज पढ़ी कि हमारी एक तो वो स्टडीज है ना जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल है, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव में तो केस रिपोर्ट आ जाती है, या कोई भी नया केस अगर दिखता है तो वो आ जाता है, ठीक है. फिर हमारे पास आती है हमारी एनालिटिकल, जिसमें क्रॉस सेक्शनल है, कोहॉर्ट और केस कंट्रोल है. ये तो हमने एक कर लिया. यहाँ पे हम एनालाइज करें, इंटरवेंशन करें, बट हम किसी के अंदर कोई इंजेक्शन नहीं ठोक रहे. रैंडमाइज जो होती है, उस रैंडमाइज जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो आप इसेंशियली न्यू ट्रीटमेंट, न्यू ड्रग्स, उन चीजों को, डिफरेंट रेजिमेंट्स को यूज कर रहे होते हो, ठीक है. उसमें आपको मेक श्योर करना होता है कि आप जो है वो बिल्कुल फेयर तरीके से कर रहे हो, और आप जो हो वो मतलब लोगों को, मतलब ये नहीं है कि मुझे अली और अंजिल पसंद है तो मैं इनको एक ही ग्रुप में डालूंगी. नहीं, मैं बिल्कुल फेयर होंगी एज ए रिसर्चर. मुझे नहीं पता होगा कि अंजल ग्रुप ए में है या ग्रुप बी में है या ग्रुप सी में है. द पीपल आर डिवाइडेड रैंडमली, एंड फिर उन पर डिफरेंट ड्रग्स की टेस्टिंग होती है, ड्रग्स की वैलिडिटी देखी जाती है. इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ अमंग एपिडेमियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. दिस इज ऑल यू नीड टू नो. लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ठीक है. एंड देन नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, जिसमें कॉसी, कम्युनिटी ट्रायल्स, फील्ड ट्रायल्स होती हैं. अगेन जस्ट गिव दिस अ रीड. नॉन रैंडमाइज एंड रैंडमाइज का बेसिक आइडिया होना चाहिए, ब्लाइंड का पता होना चाहिए, ये रीड कर लेना. लेकिन कोहॉर्ट, क्रॉस सेक्शन और केस कंट्रोल तो तुम लोग के रगों में होना चाहिए, ठीक है. फिर केस रिपोर्ट इज जस्ट कोई भी अगर नया केस रिपोर्ट इज अ डिटेल रिपोर्ट ऑफ द डायग्नोसिस, द फॉलो अप. इट्स अ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्टडी. आई थिंक आई वेंट ओवर दिस. केस सीरीज इज एनी केस रिपोर्ट इन्वॉल्विंग पेशेंट्स विद सिमिलर. वो इकोलॉजिकल स्टडी क्या होती है? इट इज बेसिकली ऑब्जर्वेशनल स्टडी. These ones are not that important, ठीक है. You just need to know them by the name, and you should just know 1 to 2 pointers about them. इसमें as such इतना कुछ important नहीं है. आपके लिए important क्या होता है? आपका क्रॉस सेक्शनल, ठीक है. आपका क्या कहते हैं, कोहॉर्ट, आपका केस कंट्रोल, ठीक है. अच्छा, अब हम कुछ BCQs देख लेते हैं, ठीक है. नाउ, बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ रेजिडेंट्स, 2 मिनट की क्लास रहेगी, जल्दी से करते हैं. Based on the list of residents from election rolls, 2/3 of men in a large city are invited and 1/3 of men are not invited by PSA blood test. Over the next 10 years, the two groups are compared to the rate of death from prostate cancer. Over the next 10 years. So the study design here is what? बताओ. हो सकता है आंसर गलत हो, तो तुम लोग सोच के बताओ जल्दी जल्दी. I think cohort because it's the future का. Not sure. चलिए, फ्यूचर में जा रहे हैं तो इट विल बी कोहॉर्ट में भी. वेरी गुड. Cohort ही होगा. ऑल्सो नोन एज, बताओ जल्दी गाइस, 1 मिनट रह गया, जल्दी से. कोहॉर्ट स्टडीज आर आल्सो नोन एज, अंशरा जल्दी. कोहॉर्ट क्या है? फ्यूचर में जा रहे हो, आंसर यहाँ पे ही लिखा हुआ है.
Follow up, right? Incidence or follow-up. Follow up. Exactly. Very good. The odds ratio in the measure of association, it qualifies the relationship between exposure, such as eating, and the disease from an infection from an event. In which study design odds ratio is used? Odds ratio is always in the case control. ये मेरे नोट्स में मिस हो गया है, ये मैं तुम लोगों को odds ratio का नोट्स अभी भेज रही हूँ अलग से, ठीक है? तो दिस विल बी केस कंट्रोल, ये मैं तुम लोगों को भेज देती हूँ, ठीक है? अच्छा, ये करो। बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ रेजिडेंट्स फ्रॉम, अच्छा ये तो हो गया, एक और है मेरे ख्याल से। Okay. A researcher is interested in studying the prevalence of diabetes in a specific population at a particular point in time. Particular point in time कह रहे हैं तो ये क्या होगा? Cross sectional. Prevalence Cross sectional. cross sectional. Very good. ठीक है guys, I'll stop here. All clear? Is everything clear so far? Okay, so I'll stop here. Go over this. I'm sending the recording. एक दफा वापस से recording देखो, ठीक है? And then we'll do another class tomorrow, inshallah. आज हमने study designs कर लिए, ठीक है? I just stopping quickly क्योंकि meeting end होने वाली है, but I hope everything is clear. किसी को कोई सवाल है तो group पे पूछ ले, वरना मैं re-meeting कर देती हूँ. बस 10 minutes में I can generate a new meeting, ठीक है? Is this clear so far? Study designs, research protocol क्या है? Research की definition क्या है? This all you should know, ठीक है? Okay.